7 गोली लगी है, 1 गोली अभी भी आपके फंसी हुई है। तो 7 गोली का दर्द और जो फंसी हुई है उसका साथ, दोनों मिला के 22 साल निकल गए हमारे। मिरर के पीछे एक आदम कद शीशे के पीछे एक सीक्रेट चैम्बर बना रखा था। एक नीलकमल, एक दास, एक बंगाली कांस्टेबल था, उसके शोल्डर में गोली लगी लेकिन आर पार निकल गई। फिर उसके फिंगर में लगी तो उसकी उंगली उड़ गई। अचानक मेरे हाथ पे बस्ट आया। बस्ट फायरिंग में तब रियलाइज नहीं कर पाया, लेकिन हाथ से राइफल मेरी छूट गई। गाजी बाबा हॉट प्रॉपर्टी बन गया और इंडिया का ओसामा बिन लाडेन बन गया। अगस्त महीने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने श्रीनगर विजिट का प्लान बनाया और उस विजिट के दौरान गाजी बाबा ने एक सेंसेशनल अटैक की प्लानिंग की। 5-6 सुसाइडर्स थे पाकिस्तानी, वो सब मारे गए। बीएसएफ की शहादत हुई, करीब हमारे 2 लोग शहीद हुए और उस रात प्रधानमंत्री महोदय ठहरे हुए थे श्रीनगर। उस सुसाइडर को हमने अटैक से पहले जिंदा पकड़ लिया। अच्छा, वो ऐसा कारपेंटर था जो जैश ए मोहम्मद और गाजी बाबा के लिए कश्मीर के अंदर गुप्त तहखाने बनाता था, गुप्त अड्डे बनाता था। उस घर को हमने घेरा। सर्च करते समय एक लेडी बच्चा लेके उतर रही थी। ये बाद में पता लगा कि वो सफ़ापुरा की लोकल कश्मीरी लेडी थी जिससे गाजी बाबा ने शादी कर रखा था और बच्चा भी उसी का था। अगले दिन तीज का व्रत था, तो वाइफ व्रत रहती है। अभी भी गोली है? गोली है, गोली तो अंदर पड़ी हुई है। कोई इनकाउंटर बताइए जिसमें फंसने के बाद टेररिस्ट छोड़ के कोई आया हो, ऐसी कोई घटना आपको नहीं मिलेगी। लास्ट अंतिम संस्कार करके ही फोर्स हटती है वहाँ से। तो ग्राउंड जीरो बनी, उसमें इमरान हाशमी मेन लीड रोल में है। आपसे कांटेक्ट किया था कोई, क्या एक्सपो लिया? जैश ए मोहम्मद के 14 लोग मारे गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पैसा मिला है उसी में से 14 करोड़ उनको भी दिया है। फिर खड़े होंगे, फिर मार देंगे, फिर मार दिए जाएंगे। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी ना कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे जाबाज अफसर हैं जिन्होंने 7 गोलियां खाई और उसके बाद एक खूंखार आतंकवादी गाजी बाबा का शिकार किया। इनका नाम है नरेंद्र नाथ दुबे। इनकी जो कहानी है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इन पर एक फिल्म ग्राउंड जीरो भी बन चुकी है जिसमें मुख्य भूमिका जो है निभाई है इमरान हाशमी ने। नरेंद्र नाथ दुबे जी, आपका स्वागत है। नरेंद्र नाथ दुबे जी बीएसएफ में लंबे वक्त तक रहे, जम्मू कश्मीर में रहे और कई आतंकवाद से रिलेटेड ऑपरेशंस को अंजाम दिया। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 गोली लगी है, 1 गोली अभी भी आपके फंसी हुई है। हाँ, 7 गोली लगी है, तो 7 गोली का दर्द और जो फंसी हुई है उसका साथ, दोनों मिला के 22 साल निकल गए हमारे। तो ये क्या, ये हाथ में भी लगी ये थी? पूरा शॉट है, कंप्लीट AK-47 का बस्ट है। ये देखा, ये अच्छा, जो ये पूरा लेके निकल गया था एल्बो से। अच्छा, ये रिकंस्ट्रक्टेड हाथ है, दोबारा जोड़ा उड़ा गया था, तो ये अब इससे कुछ लिमिटेड काम धाम कर लेते हैं हम। प्लेटेड है, अंदर 2 प्लेट है, 12 स्क्रू है, तो ये इतना वर्क इससे हो जाता है। तो ये जो गोली आपको लगी, ये ऑपरेशन 2003 ये बिल्कुल जैसे आपने बोला ना शिकार, तो शिकार जो गाजी बाबा के शिकार था, वो शिकार के साथ साथ एक हाइड आउट, एक इसी साइज के कमरे के अंदर ये 1 to 1 की लड़ाई भी थी। मतलब एक तरह से वो एक मिरर के पीछे एक आदम कद शीशे के पीछे एक सीक्रेट चैम्बर बना रखा था और उसको क्लोज सर्किट टीवी विद नाइट विजन डिवाइस से उसको वो ऑब्जर्व कर रहा था। तो उस कमरे में घुसने के बाद तो मतलब फाइट होनी ही थी। तो एक बिल्कुल 1 to 1 गन बैटल था उसके साथ, जिसमें मुझे गोलियां लगी और हमारा एक जवान शहीद हुआ। 2003 में गाजी बाबा का ऑपरेशन हुआ था। 30 अगस्त को 2003। क्या ऑपरेशन था, कहाँ आप थे उस वक्त? विस्तार से बताइए कि आप उस वक्त कहाँ पे थे, क्या आपको जानकारी मिली और किस तरह से? ये ऑपरेशन देखिए, अभी 22 साल पुराना ऑपरेशन है, लेकिन जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था गाजी बाबा, उसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के 3 टेररिस्ट त्राल में कल शाम को मारे गए हैं। तो ये बताने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 22 साल पहले कितना रेलेवेंट था और आज 22 साल के बाद भी उसके टेररिस्ट उसी तराल के पहाड़ियों में कल मारे गए हैं 3 आतंकवादी। और तराल की पहाड़ियाँ, आपका अनंतनाग एरिया, पुलवामा एरिया, इसी तरह से सफ़ापुरा
और फर्दर आपका गंदरबल और ज़कूरा एरिया, ये जैश ए मोहम्मद का गढ़ रहा है। तो ये ऑपरेशन ऐसे हुआ कि जैश ए मोहम्मद की, जैसा आपको पता है, 2000 में इसकी स्थापना किया था मौलाना मसूद अजहर ने, जिसका कि ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में सिटाडेल धराशायी हो गया है और उसके परिवार के भी काफ़ी लोग मारे गए हैं और जैश ए मोहम्मद के 14 लोग मारे गए हैं। भारत के उस अटैक में 14 लोगों को 14 करोड़ का एक्स ग्रेशिया भी दिया पाकिस्तान सरकार ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पैसा मिला है उसी में से 14 करोड़ उनको भी दिया है। फिर खड़े होंगे, फिर मार देंगे, फिर मार दिए जाएंगे जी। तो ये जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के अंदर खून खराबा कर रहा था, फिदाइन अटैक्स कर रहा था और तमाम सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर ये अपना एक तरह से अटैक कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी डेथ्स हुई और कॉप किलिंग बहुत हुई। बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का क्लोज रेंज से बहुत मर्डर किया इन्होंने साइलेंसर पिस्टल के साथ। अच्छा। और अकेले सन 2002 बाद का महीना ले लीजिए, 2003 की अकेले किलिंग 60 से 70 लोगों की किलिंग है। 60 से 70 लोगों की पिस्टल शूटिंग में किलिंग है। साइलेंसर लोडेड पिस्टल्स, चाइनीज पिस्टल्स और क्लोज रेंज से डाउनटाउन श्रीनगर के गलियारों में ड्यूटी में तैनात, मार्केट, बस अड्डा, किसी भी एरिया में तैनात जवानों को ये टारगेट करते थे। ये काम जैश ए मोहम्मद कर रहा था और ये काम गाजी बाबा के निर्देश पे हो रहा था। जैसा कि आपको पता है कि गाजी बाबा करीब 1994 के आसपास भारत के अंदर घुसा, जिस समय मौलाना मसूद अजहर अनंतनाग चौराहे से गिरफ्तार हो चुका था और वो कोट बलवाल जेल जम्मू चला गया था। तो मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बाद जो एक वैक्यूम खाली हुआ, जो एक रिक्तता आई, उस रिक्तता को भरने के लिए आईएसआई ने अफ़गानिस्तान में मुजाहिद के तौर पर रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़े हुए, काफ़ी गुरिल्ला वार का जिसको एक्सपीरियंस था, ऐसे कमिटेड एक टेररिस्ट जिसका घर बहावलपुर के अंदर ही था, उसको भारत के अंदर भेजा। और गाजी बाबा भारत में आने के बाद करीब 8-9 साल इसका एक्टिव फेज रहा है टेररिज्म का, जब तक कि 2003 में मारा नहीं गया। तो उसने उसी अनंतनाग, उसी पहलगांव, जहां आप लगभग अभी शायद कवरेज करके लौटे हैं, उसी पहलगांव से 1994 में 4 फॉरेन टूरिस्ट का किडनैपिंग किया गया था। ये सारी किडनैपिंग जो वो कर रहा था भारतीय ज़मीन पे, ये किडनैपिंग भारतीय जेल से मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के बार्गेन के लिए वो कर रहा था। अच्छा। वो सफल हुआ नहीं। फिर उसने अगस्त 1995 में 6 फॉरेन टूरिस्ट की किडनैपिंग करी। आरू एक जगह है पहलगांव से ही, हाँ, आरू वैली, और आरू वैली में गाड़ी से आप जा सकते हैं। जो बाइसरान जहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है, यहाँ तो आप गाड़ी से नहीं जा सकते, आरू में जा सकते हैं, बेताब वैली में जा सकते हैं, फ्लावर गार्डन तक जा सकते हैं। तो वहाँ से जो 6 फॉरेन टूरिस्ट का किडनैपिंग किया था, उसमें एक की इन्होंने गर्दन काट दी थी और एक टूरिस्ट इंजर्ड हालत में रेस्क्यू कर लिया गया था। जनरल जकी और श्री EN राम मोहन, एडिशनल DG BSF, इन्होंने हेलीकॉप्टर रेकी से जब उस एरिया की रेकी कर रहे थे तो इन्होंने उनको रेस्क्यू किया था। उसी के बयान के ऊपर ये पूरा कॉन्स्पिरेसी पता लगी थी कि कैसे हुआ। लेकिन इस किडनैपिंग में भी गाजी बाबा अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ, यानी भारत सरकार ने जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को कोट बलवाल जेल जम्मू से रिहा करने की शर्त को स्वीकार नहीं किया। ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही थी। यानी किडनैपिंग तो पब्लिक के नॉलेज में आ रहा था, लेकिन उनकी जो ट्रैक टू, जो पर्दे के पीछे की एक डिमांड है, वो आम मानस को नहीं पता थी। फिर उसने, आपको ध्यान होगा, नाडीमर्ग मर्डर केस, नादीमर्ग जो संहार किया उसने, सामूहिक संहार कश्मीरी पंडितों का। और उसके बाद वो धीरे धीरे करगिल के वार के बाद 1999 के बाद, आपको पता है कि मौलाना मसूद अजहर 31 दिसंबर 99 को छूटा। छूटने के बाद जब उसने 2000 में स्थापना की तो गाजी बाबा ने एक जी न्यूज़ पे एक इंटरव्यू दिया था विंटर्स 2000 में, और नसीर ने उसका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उसने भारत के अंदर बहुत ही सेंसेशनल अटैक करने की चेतावनी दी थी और उसने वो कर दिखाया। अप्रैल 2000 में 15 कोर हेडक्वार्टर बदामी बाग कैंट श्रीनगर में सुसाइड अटैक होता है, जैश ए मोहम्मद कराता है। फिर वह अटैक उसी साल जाड़ों में अटैक, दोबारा एक अटैक होता है 15 कोर हेडक्वार्टर में। और उस अटैक के बाद सन 2001 में अगर आप आएँ तो जैश ए मोहम्मद अपने स्थापना के
डेढ़ पौने 2 साल के अंदर 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर असेंबली पर अटैक करती है श्रीनगर में दिन दहाड़े। और 13 दिसंबर 2001 का वो बड़ा तारीखी मुकाम है जब दिल्ली के हार्ट में विजय चौक की तरफ से एम्बेसडर कार लेके 5 सुसाइडर्स पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करते हैं, जबकि पार्लियामेंट सत्र में होती है चल रहा था। और 5 टेररिस्ट मारे जाते हैं जैश-ए-मोहम्मद के। वो हमला नाकामयाब होता है, लेकिन उस हमले की पूरी साजिश गाजी बाबा रचता है। और उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान गाजी बाबा के अगेंस्ट जितने साक्ष्य थे, एविडेंसेस थे, वो उभर के आए। और उसके बाद गाजी बाबा को डिक्लेयर्ड पोटा कोर्ट की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया अंडर द लॉ। और गाजी बाबा जिंदा या मुर्दा कहीं भी हो, उसको भारतीय फोर्सेज पकड़े, जिंदा है तो कोर्ट में ट्रायल के लिए आया, तो गाजी बाबा हॉट प्रॉपर्टी बन गया और इंडिया का ओसामा बिन लाडेन बन गया 2001 संसद हमले के बाद। तो मैं 2000 में दोबारा कश्मीर डिप्लॉय हो चुका था। पहला फेज़ मेरा 3 साल का था साउथ कश्मीर, और फिर बीच में 1997 से 2000 का कूलिंग पीरियड मेरा इंदौर में था, और दोबारा मैं 2000 में कश्मीर चला गया था। तो आपको पता है कि पूरा 2001 बड़ा लैंडमार्क ईयर्स रहा है टेररिज्म के हिस्ट्री में। तो मेरे लिए भी एक ख्वाब था कि गाजी बाबा चूँकि बीएसएफ की लीड फोर्स थी और पूरे श्रीनगर सिटी बीएसएफ के हाथ पे था, और बीएसएफ तब तक 13-14 साल कश्मीर को जान चुकी थी। तो जितनी देहाती इलाके थे, बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके अलावा जितना इंटीरियर पार्ट था कश्मीर का, उसकी डिप्लॉयमेंट के अलावा श्रीनगर सिटी एक्सक्लूसिव बीएसएफ के पास थी। तो गाजी बाबा ने 2003 में अपना अड्डा जकपुरा और गंदरबल एरिया से शिफ्ट करके श्रीनगर सिटी में कर लिया था। अच्छा। वो अड्डा अपना बढ़ा श्रीनगर सिटी में ले आया क्लोजर, सिर्फ इसलिए कि जो किलिंग मॉड्यूल्स हैं उसमें उसको सुविधा हो, यानी वहाँ रह के वो क्लोजली मॉनिटर कर सके कि सुसाइड अटैक्स कब होने हैं, किसके खिलाफ होने हैं, और शूटिंग जो इनोसेंट किलिंग्स हैं उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इसीलिए उसने अपना हाइड आउट बड़ा गुप्त जगह बना रखा था, और वो बिल्कुल साइंटिफिकली कवर्ड था कि कोई भी अगर हमको पकड़ने की कोशिश करे, ऑपरेशन करे, तो गाजी बाबा अलर्ट हो जाए। तो उसी दौरान अगस्त महीने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने श्रीनगर विजिट का प्लान बनाया, और उस विजिट के दौरान गाजी बाबा ने एक सेंसेशनल अटैक की प्लानिंग की। और उस प्लानिंग में वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के काफिले को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, ना ही अटैक कर सका, क्योंकि इतना ज़्यादा सिक्योरिटी चुस्त था कि वो संभव ही नहीं था। लेकिन जब वो वेन्यू पे पहुंच गए, उसके बाद उसने 27 अगस्त को लाल चौक के ग्रीनवे होटल पे अटैक किया, जिस अटैक में 5-6 सुसाइडर्स थे पाकिस्तानी, वो सब मारे गए। बीएसएफ की शहादत हुई, करीब हमारे 2 लोग शहीद हुए। और उस रात प्रधानमंत्री महोदय ठहरे हुए थे श्रीनगर जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर डल गेट के पास, और इनकाउंटर लाल चौक में चल रहा था। 28 अगस्त को जब प्रधानमंत्री महोदय को वापस दिल्ली आना था, तो जैश-ए-मोहम्मद का दस्ता गाजी बाबा के आदेश पे एक दूसरा सुसाइड ग्रुप उस दिन प्रिपेयर था अटैक के लिए। हमारा चप्पे चप्पे का डिप्लॉयमेंट, एरिया की पेट्रोलिंग और कंप्लीट डोमिनेंस इतना आले दर्जे का था कि उस सुसाइडर को हमने अटैक से पहले जिंदा पकड़ लिया। अच्छा। उसका जिंदा पकड़े जाना ही वहीं से गाजी बाबा के इनकाउंटर की शुरुआत होती है। ये बात हुआ दिन में 3:30 बजे 28 अगस्त को 2003। जिंदा पकड़ने के बाद उसका बड़ा लंबा इंट्रोगेशन वगैरह चला। बड़ा साइंटिफिकली हम लोगों ने किसी तरह से छोटे छोटे डॉट्स को, छोटी छोटी डिटेल्स को एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हुए, और फाइनली हम लोग रात तक इस मुकाम पे पहुँचे कि ये गाजी बाबा का राइट हैंड है और ये बड़ा एक पोटेंशियल टेररिस्ट है। तो 28 की रात को तो पहले हमने उसके हाइड आउट को बस्ट किया, उस पाकिस्तानी के जो हमारे कब्ज़े में था। बहुत सारे असलहा, गोला बारूद, कंप्लीट बहुत ज़्यादा मटेरियल मिला जो कि हम लोगों ने रिकवर किया। और रिकवरी के बाद जब हमने फर्दर उस मकान मालिक का इंट्रोगेशन किया, तो उससे निकल के आया एक कैरेक्टर, एक कारपेंटर। वो ऐसा कारपेंटर था जो जैश-ए-मोहम्मद और गाजी बाबा के लिए कश्मीर के अंदर गुप्त तहखाने बनाता था, गुप्त अड्डे बनाता था। वो थवई था, चिनाई का काम करता था, लकड़ी का भी काम कर लेता था, जो नज़ार बोलते हैं वहाँ कश्मीरी कम्युनिटी में, नज़ार कम्युनिटी एक होती है। तो उसको हम लोगों ने पिकअप किया अनंतनाग से,
उसको जाके कोकरनाग से पिकअप किया, जहाँ से झेलम निकलती है। आप खानाबल अनंतनाग गए थे, वहाँ से भी फर्दर करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है। वो बेसिकली जो बैरसन घाटी है जहाँ अटैक हुआ था, वहां से जब आप फॉरेस्ट एरिया जाते तो कोकरनाग पास पड़ता है, इसलिए कोकरनाग वहीं से झेलम निकलती है। हाँ, उम्मीद लगाया गया कि उस रास्ते तो टेररिस्ट नहीं भागे। तो वहां भी कॉम्बिंग चला था, वहां मैं गया था। तो वहां उस कारपेंटर का घर था। आप ये सोचिए ना कि वो सब एरिया जैश ए मोहम्मद के लिए कितना फेवरेट एरिया है। यानी उनके जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो लोग भी उस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो उस कारपेंटर के इंट्रोगेशन के बाद 29 के शाम को हम लोग गाजी बाबा के तहखाने का अड्डा पता कर चुके थे। हमने उसकी अपने तरीके से रेकी भी कर ली अंधेरे में, और हमारा प्लान बना कि आज के रात 29/30 के रात को हम लोग उसके अड्डे पे धावा बोलेंगे। तो यह प्लानिंग हमने 29 के रात को की, और वो एरिया हमारे से करीब 2 किलोमीटर नज़दीक था। डाउनटाउन के बड़े घने एरिया में था, झेलम नदी के किनारे। और डाउनटाउन तो वैसे ही बहुत घना है, और झेलम नदी के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो बहुत ही इंटरमिक्स्ड हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी भी घर का कोई एंड नहीं पता लगता। और रात को 3:30-4 के करीब हमने घेरा डाला, मकान की तलाशी ली। तलाशी के बाद जब हम लोग फ्लोर टू फ्लोर सर्च कर रहे थे, टॉप फ्लोर पे पहुँचे, और टॉप फ्लोर पे हमारा गाजी बाबा से इनकाउंटर हुआ। और बड़ा फेरोसियस इनकाउंटर था। वो ऐसा इनकाउंटर था कि उसमें मरने का बहुत डर था, गोलियों की बौछार थी, ग्रेनेड्स, एक्सप्लोसिव सब कुछ चला। तो करीब इनकाउंटर आमने सामने की लड़ाई हुई 3rd फ्लोर में, बिल्कुल बंद कमरे में, जिसमें कि हमारा एक जवान शहीद हुआ। गाजी बाबा को हमने मारा, उसके साथी रशीद भाई को मारा, और एक जिंदा पाकिस्तानी ऑलरेडी हमारे कब्ज़े में था। हमारे बाकी साथियों, जिसमें MR बेनुचंद्रन, CP त्रिवेदी, हिमांशु गौड़ और बहुत सारे हमारे कार्मिक जो थे, उनमें से कई लोगों को इंजरीज़ हुई, ग्रेनेड इंजरीज़ हुई, लेकिन हमारा नुकसान एक हुआ। बट हमने जो गाजी बाबा चीफ ऑपरेशनल कमांडर था जैश का, उसको मारा। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन भारत का जो था। और उसके बाद तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ह्यूज रिकवरी थी, और वो ऑपरेशन बहुत सराहा गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री अडवाणी जी ने उस पर बड़ी प्रशंसा की थी कि पाकिस्तान अभी तक WTO के मेन एक्यूज्ड ओसामा बिन लादेन को नहीं मार पाया, लेकिन हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी संसद पर हमला करने वाले गाजी बाबा जैश ए मोहम्मद का जो सरवरा था, कश्मीर के ज़मीन पर हमने उसको घोर घेर को मार दिया। और इस ऑपरेशन में 12 वीरता पदक मिला था, जिसमें 2 तो डिफेंस मेडल मिला था, मुझको कीर्ति चक्र, 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड डिफेंस का, शहीद बलवीर सिंह को शौर्य चक्र, और बाकी 10 अधिकारी और कर्मचारियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला था। और काउंटर इंसर्जेंसी का ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन माना गया था, जिसको कि जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, आर्मी, सब लोगों ने इसको बहुत सराहा, क्योंकि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी हमारी नहीं हुई थी। एक भी पब्लिक के किसी आदमी को एक सिंगल गोली नहीं लगी थी। सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हमने मारे थे, और हमारा भी कोलैटरल डैमेज उतना नहीं हुआ जितना कि उसके इनकाउंटर में एक्सपेक्टेड था। तो बस ये रहा इनकाउंटर की कहानी। तो जब आप पहुंचे जिस जगह पे हाइड आउट था गाजी बाबा का जी, तो क्या आपने ओपन चैलेंज किया, कुछ नॉक किया, या क्या किया? क्या वो सीन जानना चाहता हूँ। वो सीन ये था कि ये बाउंड्री वाल से घिरा हुआ एक मकान था। मकान बहुत ही तंग गलियों में था, चारों तरफ ऐसे शहरी मकान थे पुराने कि एक मकान से दूसरा मकान लिंकअप होता था। तो हम लोगों का किसी भी टेररिस्ट इनकाउंटर का हमारा पहला प्रिंसिपल ये होता है कि उस घर को घेरा जाए। उस घर को हमने घेरा, लेकिन गाजी बाबा जिस लेवल का टेररिस्ट था, इतना फेरोसियस था और इतना अनरेस्टफुल था, वेल ट्रेंड था, गुरिल्ला वार में माहिर था, कि हमने दो कार्डन लगाया। यानी एक कार्डन के बाद एक कार्डन और लगाया कि अगर बाय द वे एक कार्डन वो ब्रेक करके भागने की कोशिश करता है तो दूसरा कार्डन उसको मार गिराए। घेराबंदी के बाद हम लोग मेन डोर में एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा था बाउंड्री वाल के साथ। तो हमारे अफसर और जवानों ने घुटने के बल 2 आदमी बैठता है, उसके ऊपर एक चढ़ता है, वाल जंप करके अंदर गए और अंदर से उन्होंने सिक्किनी खोली और हम लोग भीतर दाखिल हुए। हम नॉक नहीं करते ऐसे सिचुएशन में, हमको कंफर्म पता है कि हेड आउट है, जैश ए मोहम्मद का हेड आउट है, गाजी बाबा के मिलने की संभावना है। नॉक करने के बाद हमारा पूरा सरप्राइज लूज हो जाएगा। तो हम लोग सीधे बैंग डोर खोले अंदर घुस गए।
घुसने के बाद ग्राउंड फ्लोर की तलाशी ली और उसमें कुछ बाल बच्चे फैमिली के लोग थे, उनको एक कमरे में आइसोलेट किया। फिर फर्स्ट फ्लोर सर्च करने के लिए घुसे। सर्च करते समय एक लेडी बच्चा लेके उतर रही थी। ये बाद में पता लगा कि वो सफ़ापुरा की लोकल कश्मीरी लेडी थी जिससे गाजी बाबा ने शादी कर रखा था और बच्चा भी उसी का था। लेकिन जब वो सलवार सूट में उतर रही थी रात के 3:45 बजे, तब हमें उसके वाकफियत और उसका इंट्रोडक्शन नहीं पता था। बाद में गाजी बाबा के हाइड आउट से जो एल्बम मिला, एल्बम में इस लेडी की कॉम्बैट ड्रेस में फ़ोटो थी और अफगानी कैप, बेल्ट में पिस्टल लगाई और हाथ में AK-47। गाजी बाबा ने अपने जेब के अंदर भी एक लेमिनेटेड फ़ोटो रखा था। फ़ोटो में एक तरफ उस लेडी की फ़ोटो थी, दूसरे तरफ बच्चे की फ़ोटो थी। तो बाकी सेकंड फ्लोर पर हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं मिला। टॉप फ्लोर पर गए तो वो कमरा बड़ा सस्पिशियस था। उस कमरे में वॉल टू वॉल कारपेट था, कोई भी अलग से उसमें कोई ह्यूमन प्रॉपर्टी नहीं थी। तो वॉल टू वॉल कारपेट में कोई भी ह्यूमन प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई कांगड़ी, शाल, चप्पल, जूता, कोई फिरन, कोई टॉवेल, कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों को लगा नॉर्मल कमरा है, इसमें कोई है नहीं ह्यूमन बीइंग। और गाजी बाबा हमको CCTV पर देख रहा था, क्योंकि उसी कमरे के एक दीवार में एक बहुत बड़ा शीशा फिटेड था। शीशे के पीछे एक पैरेलल चैम्बर बना था, वो उसी चैम्बर के अंदर बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि घेराबंदी के समय वो इस कमरे में था, लेकिन ज्यों घेरा लगा उसको CCTV पर लग गया अंदाज़ा, तो इसमें से उठ करके वो चैम्बर में चला गया कि ये लोग खाली कमरा सर्च करके चले जाएंगे, खाली कमरे में तो कुछ मिलेगा नहीं। ये तो उरी फिल्म की तरह हो गया, जब वो बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो जो मेन टारगेट है वो CCTV से इसमें एग्जैक्टली यही हुआ जो मैं कह रहा हूँ आपको, और आज के 22 साल पहले हुआ। उस समय क्लोज सर्किट TV का तो हमने नाम नहीं सुना था, नाम भी सुना होगा तो उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता था CCTV बोलते किसको हैं। और इस टेक्नोलॉजी से उसने अपने हाइट को इक्विप कर रखा था। तो जो शीशा जब नज़र आया तो हमारे पास कारपेंटर तो था, तो कारपेंटर ने शीशे की तरफ इशारा किया, और इशारा करने का मतलब था कि हमारे पास रिएक्शन के लिए 1 सेकंड भी नहीं बचा था। शीशा का मतलब शीशे के पीछे मौत बैठी है। हमने शीशे को किक किया, शीशा टूटा और अंदर से ग्रेनेड और राइफल की फायरिंग का स्वागत हुआ दबा के हमारा। तो उसके पहले बस से तो हमारा कांस्टेबल बलबीर सिंह को उसको एब्डामन में गोली लगी, वो शहीद हो गया। उसको मतलब आई रिमेंबर फॉलिंग हिम ऑन द ग्राउंड, गिरते हुए देखा मैंने। और ग्रेनेड के छर्रे से कुलदीप सिंह, उसके बाद हमारे साथ मानिक नाथ था, हेमचंद जोशी था, भदौरिया, राजेश भदौरिया, ओमवीर, इन लोगों को ग्रेनेड के छर्रे लगे। और ग्रेनेड के छर्रे लगने की वजह से इनको कमरा छोड़ना पड़ा। और कमरा छोड़ने के बाद लास्ट में एक नीलकमल एक दास, एक बंगाली कांस्टेबल था, उसके शोल्डर में गोली लगी लेकिन आर पार निकल गई। फिर उसके फिंगर में लगी तो उसकी उंगली उड़ गई, उसको भी कमरा छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद CP त्रिवेदी हमारे ही बैचमेट रहे हैं, मैं और MR बेनूचंद्रन, 3 लोग उस रूम में बचे। और जब फायर हुआ और शीशा टूटने के बाद, मैं तो बिल्कुल मुंह के सामने ही था। मैंने जो फायर किया उससे एक आदमी मरा, उसके बॉडी लटकी हुई थी उस शीशे के फ्रेम के नीचे, जो नीचे का पार्ट था उसका बेस रहा होगा। दूसरे का मुझे पता नहीं लगा, बाद में पता लगा दूसरा वाला टेरेस से जंप करके नीचे जंप किया, उसको नीचे कार्डन वालों ने मार दिया। उसका नाम राशिद भाई था, वो भी पाकिस्तानी था, वो गाजी बाबा का डिप्टी चीफ था, और गाजी बाबा का वो एक तरह से पर्सनल सिक्योरिटी पर्सन था। इतने बीच में मुझे जब उसको मरा देखा तो अचानक मेरे हाथ पे बस्ट आया। बस्ट फायरिंग में तब रियलाइज़ नहीं कर पाया, लेकिन हाथ से राइफल मेरी छूट गई। करीब 14-15 राउंड ही फायर हो पाए थे, हाफ मैगजीन में एमुनेशन था। और इसके लटकने के बाद ये हाथ मेरी सुन नहीं रहा था, इस हाथ में इसमें कोई कमांड नहीं सुन रहा था, मेरी सेंसेशन लॉस हो गया था। तो बाएं हाथ से मैंने राइफल को संभाला और मैं सीढ़ियों में जंप करके सीढ़ी में मैं रोल किया, क्योंकि सीढ़ी बिल्कुल साथ ही मर्ज हो रही थी। मेरे ख्याल में आया कि हो सकता है कुछ और टेररिस्ट हों या ज़्यादा लोग हों, उनमें से कोई पिक करे उठे और मेरी राइफल उठा के मुझे मार दे या जो भी कर दे, क्योंकि मैं राइट हैंड कम्प्लीटली इंजर्ड हो चुका था। बॉडी में और 5-6 गोलियां लगी हैं, इसका मुझे उस समय ख्याल नहीं आया, मतलब पता ही नहीं लगा मुझे। उसका जाकर के पता हॉस्पिटल में जब
डॉक्टर ने बॉडी को एग्जामिन किया ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं और क्या आगे करना है उन्हें। तो उन्होंने बताया कि पेट में गोली लगी है और वो गोली अंदर ही है और आपके हाथ में उसका ब्लड का रिसाव हो रहा है, तो उनको ऑपरेट करना था। उसको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी बोलते हैं। पूरे पेट को वो फाड़ते हैं ऊपर से नीचे तक। तो और अगले दिन मॉर्निंग में आईसीयू में मुझे बाकी चोट का अंदाज़ा लगा, क्योंकि वो सारे चोट फैटल नहीं थे, लेकिन बॉडी में गोलियां लग के क्रॉस हो गई थी। सबसे ज़्यादा नुकसान 2 गोली से हुआ, एक जो पेट में लगी और एक जो हाथ में लगी। बाकी गोलियों से शरीर के क्षमता पे हमें बहुत असर पड़ा नहीं। तब तक मैं हॉस्पिटल निकल गया, नीचे आया और मैंने अपने अफसर को बोला घर घेर के रखो, क्योंकि ये सब तो बाद की कहानी है कि उसमें गाजी बाबा था, राशिद भाई था, तीसरा टेररिस्ट नहीं था। लेकिन उस रात के भीषण इनकाउंटर में तो ये बात किसी को पता नहीं थी कि ये 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं। तो सवेरा यानी दिन उगने तक उस मकान को हमें होल्ड करके रखना था। फिर कोई फायरिंग हुई नहीं और सीपी त्रिवेदी और बेनू चंद्रन जो अंदर ट्रैप थे, ये लोग भी रेस्क्यू होके आ गए और एक जवान बलवीर की डेड बॉडी अंदर थी। गाजी बाबा जो कि गिरा हुआ था वो गाजी बाबा था और जो राशिद भाई जंप किया वो नीचे था और एक पाकिस्तानी ऑलरेडी हमारे कब्जे में था। तो मॉर्निंग फर्स्ट लाइट में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम मकान में नीचे से घुसी और पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने सर्च किया। तो लास्ट में ये चीज़ उसको कमरे में मिली और उसके हाइड आउट से एक गुप्त लोहे की सीढ़ी नीचे आती थी, जिस सीढ़ी का वो यूज कर नहीं पाया, वो भी उसी डिज़ाइन का पार्ट था। यानी हाइड आउट से भी निकलने का एक रास्ता था, लेकिन जब हमने शीशा तोड़ दिया तो उसके पास भी कोई एस्केप का विंडो बचा नहीं। यानी फ्रंटल इनकाउंटर ही होना था, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद भागने के लिए उसके लिए भी वही सीढ़ी थी, हमारे लिए भी यही सीढ़ी थी। तो ये रहा। अगले दिन फिर मेरी सर्जरी के बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में फिर मुझे 10-11 बजे पता लगा कि जो मारा गया वो गाजी बाबा था। बधाइयाँ मिली, के साथ साथ ये भी बताया गया कि भाई आपकी बड़ी हालत ख़राब है, आप बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो, लेकिन आपकी जान बच जाएगी। बस वैसी ज़िंदगी चली। उसके बाद तो घर वाले क्या रिएक्शन था जो आपको गोली लगी? और देखिए, मैं उनमें से था कि अपने बच्चे श्रीनगर से पढ़ा रहा था। मैं इंदौर से पोस्टिंग के बाद मेरे 3 बच्चे हैं, उनको वाइफ को लेकर मैं कश्मीर चला गया था और मेरा डिप्लॉयमेंट डाउन टाउन में था। यानी मेरा आने के बाद पहला चौराहा बटमालू लाल चौक वाला ही पड़ता था। लाल चौक से नदी पार करके इधर आते हैं। तो मैंने 4 सेशन बच्चे कश्मीर में पढ़ाए, केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर में, और वो बस वहीं से होके जाती थी और बच्चे साथ ही थे मेरे। उस दिन शायद क्लोज डे था, सैटरडे या संडे था। तो रात को मैं 3:30 निकला तो बच्चे कैंपस के अंदर अटैक, सुसाइड अटैक, ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं, डेड बॉडी आ रही हैं, इनकाउंटर में हम जा रहे हैं। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ तो हमारी ये लाइफ भी देख रहे थे। घर में AK-47 कॉक्ड है, 6 मैगजीन है, प्राइम ग्रेनेड्स हैं, वायरलेस सेट है, कॉम्बैट ड्रेस है, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ट्रुप्स के साथ कार्डन सर्च में जा रहा हूँ, ऑपरेशन में जा रहा हूँ। वही बच्चे रूटीन देख रहे थे। इससे पहले का जो फेज़ था पुलवामा का 94 से 97, उस पीरियड में नहीं ले गया था इनको मैं, क्योंकि तब छोटे थे। तो सिलीगुड़ी में बच्चे पढ़ रहे थे। इस वाले में मुझे ले जाना पड़ा क्योंकि बच्चे का बोर्ड था, तो उनको कहाँ पढ़ाता मैं। तो केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर से उसका 10th का फॉर्म भरा गया था। तो रात को जब मैं निकला तो अगले दिन 30 का व्रत था। तो वाइफ व्रत रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि कल सवेरे आ जाओगे तो चलेंगे शंकराचार्य मंदिर। तो मैंने बोला कि आज का ऑपरेशन बड़ा टेढ़ा है, सवेरे आएंगे तो चलेंगे, देखते हैं। मैं मंदिर नहीं ले जा पाया। बस ये है कि व्रत से शायद हमारी जान बच गई। तो उनको भी रात भर किसी ने बताया नहीं कि मुझे गोली लग गई। जान क्या बच गई कि आपने इतना बड़ा शिकार कर डाला। हाँ, वो तो अचीवमेंट तो चलिए लोगों ने इसको काफ़ी बड़ा अचीवमेंट माना, इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। लेकिन अगले दिन सवेरे वो बालकनी से देख रही थी कि मैं कब आऊँगा, और गोली लग गई। मैं हॉस्पिटल में हूँ, वाइफ को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई क्या बताए। मतलब ये तो पता नहीं था लाइफ बचेगी। और जो दूसरा अफसर इंजर्ड था उसकी वाइफ फैमिली वे में थी, वो भी कैंपस में ही थी। और तो उसके बाद जब पट्टी उट्टी बंधवाने जो थोड़े बहुत घायल जवान थे वो हमारे हॉस्पिटल में आने लगे, और हमारे हॉस्पिटल ग्राउंड फ्लोर पे था और उसके फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर था। तो वाइफ ने कहीं से देख लिया किसी लड़के को कि ये तो इंजर्ड है और इसको मरहम पट्टी के लिए ला रहे हैं। तो उन्होंने एक्सचेंज से पूछा टेलीफोन पे कि भाई क्या हुआ, कहाँ है ये।
तो ऑपरेटर ने हमारे कमांडेंट की वाइफ से बात कराई, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पास तुरंत आ रही हूँ। फिर लेडीज जोड़ी जाने लगी तो वाइफ को थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसी कंडीशन में जब किसी लेडी के यहाँ काफ़ी लोग जाना शुरू कर देते हैं तो उसका ये हो जाता है ना, मातम पुरसी के लिए जा रहे हैं। तो लेडीज जोड़ी आई तो वाइफ कंप्लीटली शॉक्ड थी। बच्चों को तब इस बात का इल्म ही नहीं था कि क्या हुआ होगा मेरे साथ, थोड़ा थोड़ा समझ था। और उसके बाद हॉस्पिटल में कर्नल पचौरी थे मेरे जानने वाले, वो मेरे ही दोस्त मनमोहन भरद्वाज जी के रिलेटिव थे गाज़ियाबाद के। उनको कहीं पता लग गया, पता ऐसे लगा कि शायद ये न्यूज़ इतना ज़्यादा मीडिया में आई, मतलब NDTV आज तक सारे पे यही लाइव चल रहा था। तो उन्होंने कहीं न्यूज़ देखा, तो उन्होंने अपने रिलेटिव से पूछा, तो उन्होंने बताया हाँ ये घटना हुई है और मैं इंजर्ड हूँ। तो उन्होंने हॉस्पिटल से शायद मेरी जानकारी लेके वाइफ को लैंडलाइन पे फ़ोन किया, क्योंकि हम लोग 1 महीना पहले गए थे वहाँ पे डिनर के लिए। और उन्होंने कहा कि मिस्टर दुबे आप आ जाओ और मेजर सचिन को मैं गेट पे भेज रहा हूँ, ही विल टेक यू टू द ऑपरेशन थिएटर एंड ही इज़ ऑपरेटेड, और आप चिंता मत करो आ जाओ। तो वाइफ को थोड़ा फिर तसल्ली हुआ कि ये ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब सर्वाइवल है, क्योंकि ऐसे हालत में लेडी वाइफ को खाली ये पता लग जाए कि बच गए या बच जाएंगे, अब पैर कटा हाथ कटा ये ज़्यादा तब आदमी नहीं सोचता। सर्वनाशे उत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, जब सर्वनाश की स्थिति हो तो शरीर का जो बच जाए आदमी उससे खुश हो जाता है। लाइफ जा रही है भी, डेथ होना और बचने में बहुत अंतर है ना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इस सिलसिले से रहा, बाद में मैं दिल्ली आ गया ट्रीटमेंट के लिए। उनको 1 साल श्रीनगर फिर रुकना पड़ा, क्योंकि बेटे का बोर्ड का फॉर्म भरा जा चुका था, वो आ नहीं सकती थी। केंद्रीय विद्यालय से बड़ी कोशिश की कि सेंटर चेंज हो जाए, लेकिन चेंज हुआ नहीं, नियम नहीं था। तो 2004 में शिफ्ट हुई। तो एक तो मैं दिल्ली में हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, वाइफ बच्चे उसी श्रीनगर में हैं जहाँ मुझे गोली लगी है। वो 1 साल बोर्ड का एग्ज़ाम दिलाने के लिए रुके हैं। दोस्त कलीग्स ने, बैचमेट्स ने, BSF ने बड़ी हेल्प किया और 2004 में शिफ्ट हुई। फिर मेरा ट्रीटमेंट का पीरियड चला 2007 में, काफ़ी मैं क्रिटिकल था एम्स में। अभी भी गोली है? गोली तो अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो जो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रूज करके अंदर घुसी, तो उसने दाहिना पैर मेरा हाफ पैरालिटिक है। ये जैसे इस पर गर्म ठंडा रखूँगा मुझे पता नहीं लगेगा। ये पूरा फुटफॉल है, कंप्लीट रेडिकुलोपैथी है इसमें, फेमरल नर्व इसकी डैमेज्ड है। पेट में ज़्यादा दिक्कत हुई कि उनको कोलोन निकालना पड़ा डॉक्टर्स को, बड़ी गोली नहीं निकाल पा रहे हैं फिर उसमें? ना वो सियाटिक नाच के अंदर फंसी है, यूरिन ब्लैडर के ऊपर, तो उसको इन्फिल्ट्रेट करके काट के अंदर जाना और उसको निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। तो डॉक्टर्स ने लिख दिया लेविटेलोन, जहाँ वहीं रेस्ट करने दो उसको, उससे झंझट मत लो, पंगा मत लो। वो भी आराम से बैठी हुई है, आराम से आप बैठे हो, क्या गोली भी आपके साथ चल रही है? साथ चल रही है, गोली का दर साथ चल रहा है। ये कांस्टेबल बलबीर सिंह था। आप कॉफ़ी पीजिए और कॉफ़ी के साथ बताइए, चूँकि ये काफ़ी बहुत गंभीर सवाल है कि कांस्टेबल जो बलबीर सिंह था वो आपको बचाते बचाते उसने गोली झेली। बिल्कुल, काफ़ी बलबीर सिंह मेरे गार्ड में ही था। और मुझे लगता है कि जब वो शीशे वाला सीन जो आपको बताया मैंने, उस समय बलबीर कहीं न कहीं सामने आ गया और उसने मुझे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी शहादत दी, मेरी रक्षा करते हुए शहादत दी। और उसको एक ही शॉट लगा, लेकिन देखिए वो गोली ऐसे वाइटल जगह पे लगी कि वो फिर सर्वाइव नहीं कर सका। करीब 1-1.5 साल का बच्चा था उसका, उस स्टेज पे बड़ा यंग था जीवन में, करीब 22-23 साल का लड़का था। राजस्थान का राजपूत था, मैरिज जल्दी हो जाती है तो उसका परिवार जल्दी हो गया। बड़ा अच्छा लगा। उसके बेटे ने मुझसे बात किया फिल्म रिलीज़ के बाद। उसका बेटा अब 22 साल का हो गया, 24 साल का हो गया। उसने मुझसे बात किया कि अंकल इस अगस्त 2025 में हम लोग एक फंक्शन कर रहे हैं, उस तारीख में सीकर में, तो आपको आना है। मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। मतलब थोड़ा ये फील हुआ कि देखिए 1.5 साल का बच्चा तब था और आज के तारीख में वो 24 साल 23 साल का हो गया है। तो बलबीर ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया और शौर्य चक्र से नवाजा गया। तो उसकी लाइफ कट शार्ट हो गई। अभी तो बहुत लंबी उसकी ज़िंदगी थी। मैं तो फिर भी 40 साल का था, वो तो 22-23 साल का ही था। क्या ऑपरेशन, जो मैं अभी रहा कश्मीर, मैंने देखा, मतलब क्या जज्बा होता है। मतलब टेररिस्ट आते हैं सामने, मरने मारे, वो तो फिदाइन होते हैं। किस तरह से आप लोग, क्या मेंटल स्टेटस होता है? जैसे अपने बलबीर की बात, उस वक्त क्या होता है जब आप काउंटर टेररिज्म में जाते हैं, ऑपरेशंस में जाते हैं, क्या होता है उस वक्त?
जनरली लोगों में ये भावना है, लोगों में, पब्लिक में आमतौर पे लोगों की सोच है, और गलत भी नहीं है, वही सोच मेरी भी है। गोली, खून, मरना, इतना बड़ा रिस्क, और वो सच्चाई भी है। मतलब शहीद भगत सिंह से भी पूछा गया था जब वो लाहौर जेल में थे कि आपको मरने से डर नहीं लगता, तो उन्होंने जो उनकी पंक्तियां हैं, जो बुक्स हैं, उन्होंने जब मेंशन किया है कि मरने से हर किसी को डर लगता है, और मरने से डर मुझे भी लगता है, ये उन्होंने बड़ा एक फ्रैंकली एक्सेप्ट किया था। आज ही मैं वो किताब पढ़ रहा था, मेरे पास थी। लेकिन बाद में उन्होंने उस फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जीवन मिला है जीने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा मैं जिस राह पे चल पड़ा हूँ, उस राह पे मतलब ग्रेटर काज आपके पास दूसरा है, बड़े काज दूसरे हैं। तो कश्मीर जैसे सिचुएशन में बीएसएफ जैसी फोर्स में काम करते हुए काउंटर इंसर्जेंसी में मरने का या घायल होने का खतरा हमेशा रहता था। ये हमारे लाइफ का पार्ट था। इवन बीएसएफ भी जो इनकाउंटर में टेररिस्ट को घेरती है ना, तो हमारा भी मोटो यही है, एक गोली एक दुश्मन। यानी बीएसएफ का मोटो है कि एक टेररिस्ट को मारने के अगर मैंने 2 गोली खर्च कर दी ना, तो 1 गोली हमारी खराब हो गई। मतलब 1 गोली से ही हमको मारना चाहिए था। मतलब इससे बड़ा क्लियर है कि हमारा इंटेंट उसके मारने का है, सिंपली मारने का है, उससे नीचे का नहीं है। अब जब आप इस तरह के सिचुएशन में फंसते हैं, तो मैं अपना जो अनुभव वो बता रहा हूं। इस तरह के इनकाउंटर और रिस्क को झेलने के लिए हम यूज टू हो गए थे। ये हमारे लिए रोजमर्रा का था। ये तो गाजी बाबा का एक लैंडमार्क इनकाउंटर हो गया, इसका अचीवमेंट हुआ, इसका टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था ये, तो एक कहानी ये बनी। लेकिन जो नॉर्मल ऑपरेशंस भी देखिए ना, उनमें भी कहीं कोई कम रिस्क नहीं था। तो उस समय जज्बात ये होता था ना कि मतलब हमको इनकाउंटर मिल जाए यार, हमको टेररिस्ट मिल जाए। जैसे बिल्ली चूहा खोजती है ना, आप बिल्ली को देखते हुए कि बिल्ली हमेशा किसी न किसी शिकार के फिराक में रहती है। तो वहां पर डिप्लॉयड होने के बाद हमें लगता था हमको इनकाउंटर मिला है, यानी कोई करे फायर, कोई उलझे हमसे, तभी तो हमें पता लगेगा यहाँ है ये, तो हम उसको मारेंगे या उसको खोजेंगे, जो भी करेंगे। तो हम लोग इनकाउंटर वेट करते थे, इनकाउंटर की प्रतीक्षा रहती थी। और हमारा ह्यूमन नेटवर्क इतना तगड़ा था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन और इनकाउंटर की लिस्ट पेंडिंग रहती थी। यानी हम आज कर रहे हैं, हमारे पास अभी 4-5 लाइनअप है, मतलब ठीक है उसको कल कर लेंगे, उसको परसों करेंगे। और जब आप ऐसी परिस्थिति में घुस गए, अब देखिए 3rd फ्लोर पे घुसना, जिंदा पाकिस्तानी आपके पास है जैश ए मोहम्मद का, और गाजी बाबा की खबर है, तो इनकाउंटर तो 100% है। अब अगर उस घर को घेर के मैं मुनादी पीटूं या अनाउंसमेंट करूं, तो गाजी बाबा हमें मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और मिलना तो छोड़िए, इतना आर्म्स एंड नॉमिनेशन उसके पास था, और वो 3rd फ्लोर पे बैठा था। जब तक आप उस बिल्डिंग को आप जमी जोंद नहीं कर लेते, तब तक वो फाइट करता। एंटी टैंक ग्रेनेड्स तक उसके पास थे उस हाइट में। तो वो तो हमारी कैजुअलिटी करता ना। यानी गाजी बाबा को तो मारते हम तब भी, लेकिन उसके एवज में हमारी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती। और एग्रेसिव मोड में अंदर घुस के सीधे फ्लोर में, और एक इनकाउंटर सिचुएशन को डील करने में ये हुआ कि हमारी कैजुअलिटी कम हुई और उसको ज़्यादा रिएक्शन टाइम नहीं दिया हमने। वो तो अपने सीक्रेट चैम्बर के थ्रेशोल्ड पे मारा गया। आप सपोज करिए कि वो बाहर आ जाता उससे और सीढ़ी पकड़ लेता कहीं, मारा तब भी जाता, लेकिन वो कई लोगों को मार चुका होता। तो उसमें मेंटल स्टेट खाली होता है कि अपने जवान सुरक्षित हैं, अपने अफसर सुरक्षित हैं, और एक मोटे शब्द में बोल भाई कहीं हमारे मुंह पे कालिख तो नहीं लग गई, कहीं ऑपरेशन फेल तो नहीं हो गया, पता चला टेररिस्ट भाग गया। ऐसा भी सिचुएशन होता है कि टेररिस्ट भाग भी जाते हैं। गाजी बाबा भी एक बार कार्डन से भागा हुआ था और पता चला आपका अचीवमेंट कुछ भी नहीं हुआ। आपने पिछले साल कोकरनाग की घटना आपको याद होगी, जिसमें डिप्टी एसपी हुमायूं मारा गया था। आप बताइए उस इनकाउंटर में क्या हुआ। एक आर्मी के कर्नल की शहादत हुई, एक जवान की शहादत हुई, एक डिप्टी एसपी रैंक का अफसर मारा गया, और टेररिस्ट कई दिन तक जंगलों में छुपे रहे। तो बहुत बार ऐसे ऑपरेशन में कोलैटरल रिस्क भी बहुत होता है। जो ऑपरेशन करने जाता है, हर चीज़ उसके बस में नहीं होती। बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं वहाँ। वो परिस्थितियाँ आपके पक्ष में भी हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं। लेकिन उसमें माइंड में यही होता है कि ये इनकाउंटर फिनिश करके चलना है, ये मार के चलना है, ख़त्म। कोई इनकाउंटर बताइए जिसमें फंसने के बाद टेररिस्ट छोड़ के कोई आया हो,
ऐसी कोई घटना आपको नहीं मिलेगी। लास्ट अंतिम संस्कार करके ही फोर्स हटती है वहाँ से। उनका पूरा डेबरी वेबरी मलबा हटा के, उसमें भी कई आधा जिंदा रह जाते हैं, वो जो मरते मरते ग्रेनेड, वही घटना हुई आपको पता ही है। कल हुआ मैं आपको बताऊं, मैंने अच्छा, खबर भी मुझे नहीं ब्रेक पता। की तराल वाली जैसे मोहम्मद के, तो हमने ये पता नहीं था डिटेल, तो मैंने आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए बताया। आपने बहुत सही बताया कि वो इनकाउंटर हुआ और हमने चला दिया कि भाई ऑफिसर ने बताया कि तीनों आतंकी मारे गए, चलाए, अचानक से फिर फायरिंग शुरू हो गई। इसलिए तो शुरू मैंने हो फोन किया, हम ये क्या फायरिंग जो है? एक जिंदा रहा होगा ना, उसमें दबा हुआ कहीं। तो बोला यार वो तीसरा वाला आदमी जो आतंकी है अचानक से उठा, पानी पीने लगा और फायर करने लगा। फिर उसको ड्रोन से देख के तब उसको टपकाया। वो जो वीडियो पे अपने माँ से बात किया वही तो नहीं? वो तो दूसरा था, वो दूसरा था, आमिर था वो। हाँ आमिर वानी तीनों ही लोकल थे। ये पहले से वांटेड थे ये। आसिफ जो था, आसिफ जो मारा गया, उसके मैं घर पे भी गया था तराल। अच्छा। उसका घर आईडी से उड़ाया था पहलगाम टेरर अटैक के बाद। नहीं, बहरहाल चलिए, ये तो बात हो गई। ये फिल्म में आए फिल्म बनी ग्राउंड जीरो। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है जी। तो ग्राउंड जीरो बनी, उसमें इमरान हाशमी मेन लीड रोल में है। आपसे कांटेक्ट किया था कोई, क्या लिया, किस तरह से? देखिए, फिल्म 22 साल बन के आई, 22 साल बाद बन के आई है। तो सबसे पहले तो ये 2003 का इनकाउंटर था, और कश्मीर के सिनेरियो में इनकाउंटर्स होते रहते हैं, कामयाबियां मिलती हैं, बहुत नामी गिरामी टेररिस्ट मारे जाते हैं। सारी फोर्सेज ये करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है, जैसे जैन के पुलिस इस समय आप देखे होंगे कितना बढ़िया काम कर रही है। बट ये ऑपरेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रेड किया गया था, वो भी 2003 के टाइम में, जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी हम लोगों के पास। AK-47 होती थी टेक्नोलॉजी के नाम पे, उसके बाद कुछ भी नहीं था। मारने के बाद एक किसी ने जाके 2016-17 में इस पे कहीं कोई छोटा मोटा रिसर्च किया होगा। इस पे ज़्यादा कुछ मटेरियल भी नहीं था पब्लिक डोमेन में, या वेबसाइट पे कुछ था नहीं खास। उसके बाद आकर के उन लोगों ने इस बात को रिसर्च किया, BSF हेडक्वार्टर से मटेरियल लिया, फिर उन्होंने हमसे 2-3 मीटिंग की। 2-3 मीटिंग के बाद उन्होंने हमसे कंप्लीट स्टोरी सुना, और इस स्टोरी को इसमें बाकी जितने फरीक थे उनसे भी सुना, और नॉट ओनली दिस, वो कश्मीर भी गए और उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी टाइम के SSP थे पुलिस के, उनसे भी उन्होंने इंडिपेंडेंट कहानी सुनी। उनके DIG IG से मिले, जो कि आज के तारीख में वो लोग बहुत सीनियर पोजीशन में पहुंच गए हैं 22 साल बाद। डेफिनेटली दे आर वेरी सीनियर। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी मिले, यहाँ तक कि उस समय के तत्कालीन DG स्वर्गीय श्री अजयराज शर्मा जी से भी उन्होंने मुलाकात करी, जो रिटायर होके नोएडा में रह रहे थे, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, और BSF DG बने जब गाजियाबाद मारा गया। तो ये दोनों ही इतिहास उनके साथ जुड़ा था। अजय पाल जी का क्या, अजय पाल जी जहाँ जाते थे वहीं। अजय पाल ने STF भी, अजयराज शर्मा STF बनाया था उन्होंने। अजय राज शर्मा STF बनाया, तो श्री प्रकाश शुक्ला को टपका दिया। वही हिस्ट्री रहा है, उनकी आत्मा को शांति दो। वीर मने बहुत ही बहादुर आदमी थे, बड़े जज्बाती थे, बड़े सपोर्टिव थे। तो इसके बाद इन्होंने डेवलप किया। 2019 में कहीं गृह मंत्रालय को उन्होंने अप्रोच किया, गृह मंत्रालय ने इसे देखा, तो 2019 सितंबर में गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया, एक्सेल एंटरटेनमेंट इसको एक बायोपिक तैयार करेगी, बाकायदा ऑर्डर है, आदेश है। फिर 2020 में शुरू किए, कोविड आ गया, तो 20-21 में तो कुछ हुआ नहीं। 22 में बननी शुरू हुई और 24 में कंप्लीट हुई है, और अब 25 अप्रैल को ये पर्दे पर आई। और ये भी देखिए कितना दुखद संजोग है कि इस फिल्म का 19 अप्रैल को प्रीमियर था कश्मीर में। 19 अप्रैल को प्रीमियर था डल गेट में, अमन चैन कश्मीर, और बिना किसी बैनर और पोस्टर के प्रीमियर था, एकदम शिकारा और बोट पे 19 को, जमाने बाद। और ये एक बड़ा संदेश था बॉलीवुड के लिए, मीडिया के लिए, अवाम के लिए, कि कश्मीर में यू कैन अफोर्ड टू प्रीमियर अ फिल्म इन दिस सिचुएशन। और 22 को, यानी उसी के ठीक 3 दिन बाद, लश्कर तोयबा पहलगांव के उस बाइसरान में 26 भारतीय टूरिस्ट का मर्डर करता है, ठीक 3 दिन बाद। अब ये क्या रिफ्लेक्टिव है? रिवर्सल ऑफ द स्टोरी, यानी जो चीज़ 22 साल पहले रेलेवेंट थी, आज 22 साल के बाद वो चीज़ रिवर्स हो रही है एक्चुअल में। तो ये दुखद संयोग है, और फिल्म को 25 अप्रैल को पर्दे पे आना है। तो 19 अप्रैल, 22 अप्रैल और 25 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को जो घटना हुई, ये घटना
इस फिल्म की स्टोरी से ठीक 22 साल बाद हुई। तो ये कह के मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कश्मीर की शांति है ना, वो तो फ्रेजाइल है। क्योंकि इसलिए फ्रेजाइल है कि इसका कंट्रोल, इसका गवर्नर, इसका एक्सीलेटर पाकिस्तान के पास है। तो अगर जब तक जहां से टेररिज्म एमिनेट नहीं हो रहा है, जहां से टेररिज्म पैदा हो रहा है, हम उस पॉइंट को नहीं चोक करेंगे, तो ऐसा रिवर्सल पाकिस्तान बार बार करता रहेगा। तो ये फिल्म भी यही संदेश दे रही है कि जो चीज़ उसमें 2-3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कश्मीर में श्योर एंड श्योर कुछ भी नहीं होता, मौका होता है। एक डायलॉग ये है उसका। और एक डायलॉग ये है, उसमें दिखाया हुआ है कि जिसने वाइफ का रोल किया है वो जैकेट दे रही है, तो इमरान हाशमी कहता है कि मौसम तो ऐसा नहीं है, जैकेट की क्या ज़रूरत है। तो वो जो जिसने वो रोल किया है, साहित अमनकर ने, उसने बोला ये कश्मीर है, यहाँ का मौसम कब बदल जाए किसी को पता नहीं। और ये 3 बार डायलॉग आता है। जब ये डायलॉग लिखा गया था, जब स्टोरी लिखी गई थी, तो किसी को नहीं पता था कि हमारे पहलगांव में 22 अप्रैल को एक इतनी खराब घटना होने जा रही है जिसके लिए भारत और पाकिस्तान युद्ध में है। ये फिलॉसफी है बहुत बड़ी है। तो ये कह के मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि हमारी ये बैटल एक खाली खत्म हुई है, वार अभी बाकी है, वार अभी बाकी है। हालांकि इस बार करारा जवाब दिया गया। बहुत अच्छा संदेश गया, बहुत अच्छा संदेश गया। सिटाडेल हिला है इनका बहावलपुर का। एक मेरा आखिरी सवाल है कि फिल्म में दिखाया गया कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब वो कश्मीर दौरे पे थे तो उनके काफिले पे अटैक हुआ था जी। तो ये सही है? नहीं, अटैक नहीं हुआ था। उसमें क्या था कि काफिले पर अटैक होने की पूरी संभावना थी, पूरी तैयारी भी थी गाजी बाबा की, लेकिन इतनी सिक्योरिटी मुस्तैद थी और वो सिक्योरिटी भी मेजर पोर्शन उसका बीएसएफ ही देख रही थी। अटैक बिल्कुल नहीं हुआ था, बड़ा सेफली उनका मूवमेंट हुआ था। लेकिन उनके वेन्यू पर पहुंचने के बाद उसी रूट में पड़ने वाले लाल चौक पे अटैक हुआ, लेकिन उसका उस काफिले से कोई संबंध नहीं है। फिल्म में जो एक थोड़ी ड्रामेटिक इनको फ्रीडम है, सिनेमाटोग्राफिक फ्रीडम क्रिएटर की, वो लोग इसके लिए थोड़ी पब्लिक व्यूवरशिप के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं हुआ था। आखिरी सवाल मेरा जी, ये जो मिशन था गाजी बाबा जी, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? कोई टीस, कुछ अधूरा रह गया, ऐसा कुछ? गाजी बाबा मिशन से सबसे पहले तो संतुष्टि मिली, क्योंकि कितने इतने साल मैंने कश्मीर में काम किया। मुझको बिल्कुल मैंने नहीं सपने में सोचा था कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मारने का ये जो गौरव है हमको मिलेगा, यानी हमको इस विक्ट्री का या हमको इस सफलता का एक क्रेडिट मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। ना मेरे एम्बिशन में था, एम्बिशन में भी नहीं था। ये एक नॉर्मल जो आप काउंटर टेररिज्म के अंदर काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल आपकी ड्यूटी का हिस्सा था। इस ड्यूटी के रास्ते में अगर वो आया तो वो मिल गया, एक तो ये एक अच्छा फील होता है। इसको लेके रिकॉग्निशन बहुत मिला, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से लेके बीएसएफ के अंदर मेरा रिहेबिलिटेशन, और मेरे इसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इंटेलिजेंस की वजह से जब एनआईए बनी जनवरी 2009 में, तो उन्होंने बाय नेम मुझे पिक किया और 9 साल में एनआईए में रहा। और मैं 1 जनवरी 18 को एनआईए से निकला हूँ। तो जो 9 साल हमको एनआईए में काम करने का मौका मिला, उसकी भी वो लक्ष्य भी यहीं से होके जाता है। और दुख एक ही रहा कि हमारे एक जवान का शहादत हुआ, वही मेरी टीस है। बाकी इस पूरे ऑपरेशन और इस सक्सेस को लेके टीस कुछ भी नहीं है। जो भी है वो खुशी है, एक गौरव का एहसास होता है। और जैसे कि सोसाइटी, आप लोग, फोर्थ पिलर, मीडिया, पब्लिक, अवाम, दोस्त मित्र, डिपार्टमेंट, कोलीग जब एक्नॉलेज करते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। बिकॉज इस स्टेज पर हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग ही कर सकते हैं, क्या हमने किया वो उसका आपको एक अनुभव साझा कर सकते हैं। वी आर नो सीनियर सिटीजन, ये एक अच्छा लगता है। सीनियर सिटीजन, आपका ये जो अनुभव है, ये न बीएसएफ के जो जवान हैं बॉर्डर एरिया में जो लड़ रहे हैं उनको भी बिल्कुल सुनना बड़ा मोटिवेटेड चाहिए। होता है, और बहुत मोटिवेटेड और होता है। मैं तो 21 दिन रहा भी जम्मू कश्मीर में। जी जी, और आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने ये महसूस किया कि वहाँ मौसम कभी भी बदल जाता बदल है। सकता है। मैं उसी त्राल में ठीक उसी जगह पर बैठा 3 दिन जहाँ कल इनकाउंटर हुआ। मैंने एक इंटरव्यू भी किया वहाँ OGW का, ओके, ओवरग्राउंड वर्कर का। हाँ। तो और कल ऑफिसर ने बताया कि सर आप जहाँ बैठे थे हमने वहीं कल इनकाउंटर किया। बताइए।
तो आपका अनुभव जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जिस बहादुरी से आपने गाजी बाबा का शिकार किया, 2 गज ज़मीन के नीचे पहुंचाया, उसके लिए आपको सर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आप धन्यवाद हमारे दादा जी। शो में आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो आपको मच। ये जो शो है कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।